मेरा नाम राजन है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे माता पिता तो बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। 5 साल की उम्र में मेरे ताया और ताई ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। उन लोगों ने मुझे सारी जिंदगी बहुत प्यार किया था। मेरी ताई की 2 बेटियां थीं और दोनों ही बहुत प्यारी थीं। जीते जी मेरे पापा का सपना था कि वह मुझे हायर स्टडी करवा कर किसी कामयाब इंसान के रूप में देखना चाहते थे। मगर जब मैं 5 साल का था तभी पापा और मम्मी दोनों ही मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। लेकिन मेरे पापा मरने से पहले मेरी सारी जिम्मेदारी मेरे ताया जी को दे गए थे। मैं अपनी मम्मी पापा का इकलौता बेटा था। मेरे ताया ने मुझे बिल्कुल अपने बेटे की तरह पाला था। ताया के पास तो कोई बेटा भी नहीं था, इसीलिए वह मुझे ही अपना बेटा मानते थे। मेरे पापा का बिजनेस बहुत अच्छा था, इसलिए पापा ने अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी मरने से पहले मेरे नाम कर दी थी और इस प्रॉपर्टी से मेरे ताया जी ने मेरी पढ़ाई पूरी करवाई थी। मेरे पापा का काफ़ी सारा बैंक बैलेंस था जो मेरे नाम पर था और काफ़ी प्रॉपर्टी भी थी, जबकि मेरे ताया का मामूली सा बिजनेस था। ताया ताई ने बचपन से ही मेरा बहुत ख्याल रखा था। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, जबकि मेरा घर कानपुर में था। 5 साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी गया था तो सिर्फ मेरे ताया ताई से फ़ोन पर बात ही होती थी। जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं ताया ताई के घर आया तो मुझे बहुत खुशी मिली थी, क्योंकि मेरे माँ बाप के बाद मेरे लिए वही सब कुछ थे। उनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम प्रीति और छोटी बेटी का नाम प्रिया था। दोनों ही बहुत खूबसूरत थीं। उन दोनों के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। प्रिया तो मुझे अपना भाई मानती थी और दोनों ही मुझसे उम्र में छोटी भी थी। लेकिन प्रीति बिहेवियर की बहुत अलग थी। वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन मैंने देखा था कि वह बचपन से ही मेरे बहुत करीब आने की कोशिश करती थी। प्रीति के अंदर एक कमी थी। प्रीति एक टांग से विकलांग थी। वह ठीक से चल नहीं सकती थी। कई साल गुजरने के बाद हम लोग जवान हो गए थे। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी, इसलिए मुझे अब घर जाना था। अब मैं घर आया तो सब लोगों ने मेरा अच्छी तरह से वेलकम किया था। सब लोग मेरे घर आने से बहुत खुश हुए थे, इसलिए मेरी खुशी के ठिकाने नहीं थे। अपने घर तो अपना ही होता है। यहाँ आने के बाद मुझे जितना इन लोगों से मिलने की खुशी हुई थी, उतना ही मुझे अपने पेरेंट्स की याद भी आई थी कि काश अगर वह आज जिंदा होते तो अपने बेटे की पढ़ाई पूरी होने पर कितना खुश होते। अब मुझे अपनी जॉब की जुगाड़ करनी थी, क्योंकि मैं काफ़ी पढ़ा लिखा था, इसलिए मुझे किसी तरह से गवर्नमेंट जॉब की तलाश थी। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लग गई थी। समय कई साल आगे बढ़ गया था। इस दौरान प्रिया का रिश्ता आया था। ताया ताई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि वह क्या करें। उन लोगों ने इस बारे में मुझसे डिस्कशन किया तो मैंने उनको यही बताया था कि अगर रिश्ता अच्छा है तो आप लोगों को प्रिया की शादी यहीं पर कर देनी चाहिए। लेकिन दिक्कत यह थी कि प्रिया से बड़ी प्रीति थी। बड़ी बेटी से पहले वह लोग छोटी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे। वह लोग सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी की ही शादी करना चाहते थे। मगर प्रीति की शादी होना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि प्रीति का एक टांग से विकलांग होने की वजह से उसके रिश्ते नहीं आते थे। जबकि प्रिया खूबसूरत थी, इसलिए उसके रिश्ते आने लगे थे। ताया ताई इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन लोगों की परेशानी तो मुझसे भी सही नहीं जाती थी और कभी कभी तो प्रिया को भी अफसोस होता था कि बड़ी बहन की वजह से उसके पेरेंट्स उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा रहे हैं। लेकिन ताया ताई अपनी दोनों ही बेटियों के लिए परेशान थे। मैंने उनको यही समझाया था कि अगर प्रिया का रिश्ता आ रहा है तो आप लोग उसकी शादी कर दीजिए। इस दौरान प्रीति का कोई रिश्ता आ जाता है तो उसकी भी शादी हो जाएगी। हमें प्रीति की वजह से प्रिया की उम्र नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि अभी प्रिया के खूबसूरत होने की वजह से उसके रिश्ते आ रहे हैं और उसकी जवानी की उम्र है। लेकिन अगर आगे चलकर उसकी उम्र ज़्यादा हो गई और उसके रिश्ते नहीं आएंगे, अभी तो आप प्रीति के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन आगे चलकर आपको कहीं प्रिया के लिए परेशान ना होना पड़े। मेरी बात ताया जी को बिल्कुल ठीक लगी, मगर ताई इस बात के लिए राजी नहीं हो रही थी। ताई कहती थी कि पहले ही बड़ी बेटी के रिश्ते नहीं आते, छोटी बेटी की शादी हो गई तो उसके रिश्ते आना और भी बंद हो जाएंगे। इस तरह तो उसकी कभी शादी ही नहीं होगी। मैंने ताई से कहा था कि ताई, आप फिक्र मत करो, हमारी प्रीति की भी शादी जल्दी ही हो जाएगी, लेकिन आपको पहले प्रिया के बारे में सोचना चाहिए। मेरी बात मानते हुए ताया ताई ने प्रिया की शादी कर दी थी, क्योंकि उसके लिए एक अच्छे परिवार से रिश्ता आया था, जहाँ पर प्रिया बहुत खुश रह सकती थी। अब प्रीति घर में अकेली रह गई थी। अफसोस तो उसे भी बहुत था कि वह बड़ी बहन थी, पहले उसकी शादी होनी चाहिए थी, मगर नसीब में पहले प्रिया की शादी लिखी हुई थी। प्रीति शुरू से ही मुझसे दोस्ती गिरी नज़र से देखती थी। मैंने कभी भी उन दोनों बहनों पर गंदी नज़र नहीं डाली थी। आखिरकार वह मेरे ताया की बेटियां थीं। प्रिया तो मुझे अपना भाई ही समझती थी, लेकिन प्रीति की अजीब अजीब हरकतें मुझे बहुत परेशान करती थी।
जब मैं हॉस्टल में रहता था तब वह मुझे अजीब अजीब से मैसेज करती थी। उसके मैसेज से तंग आकर मैंने उसका नंबर कई बार ब्लॉक कर दिया था। वह कहती थी कि वह मुझे अपना भाई नहीं मानती, वह मुझे अपना दोस्त बनाना चाहती है। मगर मुझे अपनी कजन्स के साथ दोस्ती बढ़ाने का कोई शौक नहीं था। मैं जब अपने ऑफिस से घर आता था तो प्रीति मेरे इंतजार में दरवाजे पर ही बैठी हुई होती थी और फौरन नौकरानी से मेरे लिए पानी लाने को कहती थी। मुझे उसकी हरकत थोड़ी अजीब लगती थी। ना जाने कि वह मेरी फिक्र करती थी। मैं बीमार होता था तब भी उसे मेरी बहुत फिक्र होती थी। वह यही कहती थी कि प्रिया के जाने के बाद मैं अकेली हो गई हूँ और तुम भी मुझसे कोई बात नहीं करते हो। तुम चाहो तो मुझसे दोस्ती बढ़ाकर मेरे अकेलेपन को दूर कर सकते हो। मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि उसे प्रिया की शादी होने का गम सता रहा है। उसे ऐसा लगता है कि पहले उसकी शादी होनी चाहिए थी। सब कुछ इसी तरह से चल रहा था जब एक दिन हम लोगों को एक अजीब सी खबर मिली थी। ताया जी की दुकान से फ़ोन आया कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। मैं जैसे ही उनकी दुकान पर पहुंचा तो उनकी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा खराब थी। मैं जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर चला गया। ताया जी वहाँ पर 2 दिन तक एडमिट रहे। फिर उसके बाद डॉक्टर ने हमें एक ऐसी खबर सुनाई जो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हुई थी। ताया जी हम लोगों को इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। ताई रोते हुए बार बार यही कह रही थी कि अब आपके बिना प्रीति के बारे में कौन सोचेगा, आपके बिना हम दोनों का क्या होगा। मैंने ताई को तसल्ली दिलाई थी कि आप फिक्र ना करें, मैं आपका और प्रीति का ख्याल रखूंगा। आखिर आप लोगों ने भी तो बचपन से लेकर अब तक मेरा ख्याल रखा है। मैं कभी भी आप दोनों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। एक बेटे की तरह आप लोगों की सेवा करूंगा। और इसी तरह मैं ताई और प्रीति का बहुत ख्याल रखता था। प्रिया तो अपनी ससुराल में बहुत खुश थी। कई महीने इसी तरह से गुजर गए थे मगर मैंने नोटिस किया था कि ताई बातों ही बातों में मुझसे प्रीति की शादी की बात किया करती थी। वह बार बार यही कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि प्रीति की शादी हो जाए, उसके लिए कोई तुम्हारे जैसा ही लड़का मिल जाए। मैंने ताई से कहा था कि आप फिक्र ना करें, मैं प्रीति के लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारे लोगों से प्रीति के बारे में कहा हुआ है। ताई कहती थी कि बेटा प्रीति बहुत अच्छी लड़की है, मुझे उसके लिए बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही लड़की की तलाश है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। तुम जैसा बेटा तो ऊपर वाला हर किसी को दे, जिसे अपने घर वालों की बहुत परवाह है, जो एक अच्छा और ईमानदार इंसान है। मैं ताई से कहता था कि ताई आपने ही तो मेरी परवरिश की है, मैं अच्छा भी तो आपकी वजह से ही बन सका हूँ। प्रीति भी मेरे बहुत करीब आने की कोशिश करती रहती थी। रात के टाइम पर वह मेरे कमरे में आ जाती थी और मेरी फिक्रमंद होने लगती थी। कहती थी कि तुम हम लोगों का कितना ख्याल रखते हो। इसी बहाने कभी वह मेरा हाथ पकड़ लिया करती थी तो कभी मुझे कंधे से टच करने की कोशिश करती थी, मगर मैं उससे हमेशा दूर रहता था। मुझे भी उसकी फिक्र थी, इसलिए मैंने कई रिश्ते करने वाले लोगों से उसके बारे में बात की हुई थी, लेकिन उसके विकलांग होने की वजह से उसके लिए कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा था। ताई भी ताया जी के मरने के बाद मुझे पहले से ज़्यादा प्यार जताने लगी थी और हर दूसरे तीसरे दिन मेरी पसंद का खाना बनाया करती थी। मुझे मेरे दोस्त ने अपनी शादी के लिए इनवाइट किया था और फिर उसकी शादी का दिन भी आ गया था। जब हमारे सारे दोस्त उसकी शादी में गए थे, वहाँ जाने के बाद हम सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। हम सब लोग बारात में गए हुए थे। यहाँ यहाँ पर हम मर्द और औरतों के लिए अलग अलग खाने का इंतजाम किया गया था, इसलिए यहाँ पर मर्दों के लिए काफ़ी खुला खुला सा माहौल था। सारे लड़के गानों पर डांस कर रहे थे। यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं थी। मगर जब मेरे दोस्त का शादी होने के बाद विदाई का समय आया तो मेरे दोस्त की वाइफ के साथ मैंने खूबसूरत लड़की को देखा था, जिसको पहली नज़र में देखकर बस मैं देखता ही रह गया था। उसके चेहरे से नज़र हटाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वह लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं देखा था कि विदाई के टाइम पर उसकी आंखों में आंसू थे और वह रोते हुए भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। बारात तो अपने घर वापस जा चुकी थी। मैं भी खाना खाकर अपने घर वापस आ गया था और यहाँ आने के बाद कपड़े चेंज करके मैं जब अपने बिस्तर पर लेट गया तो मुझे लेटते ही नींद आ गई थी, क्योंकि मैं बहुत थक गया था। इस 5 मिनट की नींद में मेरी आंखों के सामने उस लड़की का चेहरा घूम रहा था। वह सपने में मुझसे बातें कर रही थी। तभी अचानक प्रीति ने आकर मुझे जगा दिया। मैं घबरा कर उठा था और फिर मुझे मालूम हुआ कि मैं सपना देख रहा हूँ। प्रीति मुझसे कह रही थी कि
ताई को बुखार आ रहा है, उन्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर चली जाओ। प्रीति की बात सुनकर मैं घबरा गया था और मैं जल्दी से ताई के कमरे में गया। उनको देखा तो उन्हें बहुत तेज बुखार था। मैं उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के यहाँ ले गया था। रात का टाइम था, इसलिए कोई डॉक्टर भी नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने एक डॉक्टर के घर का दरवाज़ा बजाया और फिर मैं ताई को दवाई दिलाकर लाया था। ताई की तबीयत जब कुछ बेहतर हुई तो मैं वापस अपने कमरे में आ गया था और सोचने लगा था कि काश फिर से मुझे वही सपना आ जाए। लेकिन फिर तो मुझे सारी रात उस लड़की के ख्याल में नींद ही नहीं आई थी। और अगले दिन मैं ऑफिस चला गया था। ऑफिस में भी बार बार मेरी आंखों के सामने उसी लड़की का चेहरा घूम रहा था। घर लौटते समय मेरे दोस्तों का फ़ोन आ गया था और उन्होंने कहा था कि आज जल्दी तैयार हो जाना, रिसेप्शन में जाना है। मैं जैसे ही घर पहुंचा तो जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। मुझे तैयार होता हुआ देखकर प्रीति मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि आज तो तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। मैं नहीं चाहती कि तुम रिसेप्शन में जाओ। उसकी यह बात सुनकर मैं उसे गौर से देखने लगा था। वह कहने लगी क्योंकि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। अगर तुम रिसेप्शन में चले गए तो तुम्हें किसी की नज़र लग जाएगी। फिर जल्दी से उसकी बात पर मैं मुस्कुरा दिया था और मैं घर से निकल गया था क्योंकि मेरे दोस्तों की कॉल आ रही थी। हम सब लोग एक साथ मेरे दोस्त के रिसेप्शन में पहुंच गए थे। मेरी नज़रें वहां पहुंचते उसी लड़की को ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैं बार बार उसे तलाश कर रहा था, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वह मुझे दिखाई ही दे गई थी। और आज तो वह कल से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। गुलाबी रंग के सूट और लंबे लंबे बालों की चोटी में वह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मैं तो उसे देखता ही रह गया था। यकीन ही नहीं आ रहा था कि ज़मीन पर इतनी खूबसूरत लड़कियां भी रहती हैं। मैं उसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया था। इस लड़की को देखने के बाद मेरी दिलचस्पी रिसेप्शन से बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी और मेरे दोस्त यार बार बार मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, तुम कहाँ खोए खोए हो। मगर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दोस्तों की तरफ ध्यान लगाया था क्योंकि मेरी नज़रें बार बार उसी लड़की को तलाश कर रही थी। मैं आज भी जब घर आया तो मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी और बार बार मेरी आंखों के सामने उसी लड़की का चेहरा आ रहा था। लेकिन मेरे अंदर अब बहुत बेचैनी बढ़ रही थी। मैं उस लड़की से मिलना चाहता था। यही वजह था कि जैसे ही मेरे दोस्त की शादी को कुछ दिन गुजर गए तो मैंने उसे फ़ौरन उस लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा। मेरे दोस्त को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि मैंने आखिर किस लड़की को पसंद किया है। मेरे बताने पर भी वह समझ नहीं पा रहा था, इसलिए मेरे दोस्त ने मोबाइल में अपनी शादी के काफ़ी सारे फ़ोटोज़ मुझे दिखाए जिसमें वह मुझे लड़की मिल गई थी। और फिर मैंने अपने दोस्त को उसके बारे में बताया था तो वह उसे फ़ौरन ही पहचान गया था। वह लड़की उसके कजिन थी, उसके मामा की बेटी। मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम अपनी माँ से बात करो, मैं अपनी ताई को इस लड़की के घर लेकर जाना चाहता हूँ इसका रिश्ता मांगने के लिए। मेरी बात सुनकर अचानक मेरे दोस्त को गुस्सा आ गया। वह मुझे समझाने लगा कि ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वह कहने लगा कि तुम कहाँ और वो कहाँ। मेरे दोस्त का मतलब यह था कि मैं एक अच्छी नौकरी करने वाला, अच्छे परिवार से बिलोंग करने वाला लड़का था, जबकि वह मामूली सी और गरीब बाप की बेटी थी। उसके मुताबिक मैं ऐसी लड़की को डिजर्व नहीं करता था जो एक गरीब परिवार से हो। मगर मुझे इस बात से कोई भी मतलब नहीं था। उसने कहा कि आखिर तुम कैसे इस लड़की के साथ शादी कर सकते हो। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि तुम नहीं जानते, मैं इससे मोहब्बत करने लगा हूँ और हर हाल में इससे शादी करना चाहता हूँ। मेरी इतनी एक्साइटमेंट देखकर मेरा दोस्त खामोश हो गया था। हालांकि वह कुछ कहना चाहता था, ये शायद मुझे इस मामले से रोकना चाहता था, लेकिन उसने मुझे नहीं रोका। मैंने उसको काम दिया था कि तुम जाकर अपने मामा को बता दो कि मैं कल ही अपनी ताई को लेकर आ रहा हूँ। मैं घर जाकर अपनी ताई को भी इस लड़की के बारे में बताता हूँ ताकि वह इस रिश्ते पर ध्यान दे सके। मैंने घर आकर ताई को लड़की के बारे में बताया तो ताई के होश उड़ गए। वह कहने लगी, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, मैं ऐसे कैसे उस लड़की के घर रिश्ता लेकर जा सकती हूँ जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ। ताई की बात सुनकर मैं बहुत घबरा गया था। मैंने कहा, ताई मैं आपको सब बताता हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़की मेरे दोस्त के मामा के भाई की बेटी है, गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन ताई कहने लगी, बेटा लेकिन मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पास की लड़की से ही शादी करो। मैंने कहा, ताई ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उस लड़की से प्यार करने लगा हूँ,
मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुका हूँ, इसलिए मैं उसके अलावा किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर ताई खामोश हो गई थी और मैंने जिद लगा ली थी कि आपको उस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाना ही होगा। मेरे कहने के मुताबिक ताई वहाँ पर रिश्ता लेकर तो चली गई थी, मगर मैंने देखा था कि ताई का मूड मेरी तरफ से बहुत खराब हो रहा था और इन दिनों प्रीति का मूड भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैंने कई बार देखा था कि प्रीति की आंखों में आंसू होते थे। मैं जब भी उसकी आंखों में आंसू देखकर उससे बात करने की कोशिश करता तो वह मेरी बात का कोई जवाब नहीं देती थी। पहले जिस तरह वह मेरे करीब रहती थी, अब वह मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। ताई भी सिर्फ मुझे खाना दिया करती थी और ज़्यादातर मुझसे दूरी बनाने की कोशिश करती थी। इन लोगों के ऐसे बिहेवियर की मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। ताई का तो मैं जानता था कि वह मेरी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाना चाहती थी, मगर प्रीति के बारे में भी मैं नहीं जान सका था कि वह मुझसे खफा खफा से क्यों रहने लगी है। प्रिया को भी जब पता चला कि मेरा रिश्ता हो चुका है तो वह बहुत खुश हुई थी, क्योंकि ताई जब उस लड़की के घर मेरा रिश्ता लेकर गई थी तो उसके घर वालों ने फौरन ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। उनको मेरे दोस्त ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था और उन लोगों से यह बात भी हो गई थी कि हमें लड़की के अलावा दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। वह लोग गरीब थे और उनकी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे परिवार में होने जा रहा था, इसलिए वह लोग बहुत आसानी से मान गए थे। मेरी शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी, लेकिन मैं देख रहा था कि मेरी शादी की तैयारियां मेरे कहने पर ताई कर तो रही थी, मगर वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मैंने ताई का मूड खराब देखकर उनसे बात की और उनसे कहा कि आप इस रिश्ते के लिए खुश नहीं हैं क्या? आप नहीं चाहते कि मेरी शादी मेरी मर्जी के मुताबिक हो? तो वह कहने लगी कि तुमने हमारी मर्जी कभी चलने ही नहीं दी। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी शादी से खुश नहीं हूँ, मैं खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे बेटे के समान हो, मगर तुम्हारी खुशी के लिए मैंने किसी की खुशियों को मार दिया है। ताई की बातों का मतलब मैं समझ नहीं सका था और ना ही उन्होंने मुझे ठीक से समझाया था। मैं सबसे ज़्यादा खुश तो इस बात पर था कि मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की के साथ होने जा रही थी। मैं ताई और प्रिया अपने थोड़े से दोस्तों के साथ रिया के घर बारात लेकर चला गया था, मगर हैरानी की बात यह थी कि मेरी शादी में प्रीति शामिल नहीं हुई थी। न जाने प्रीति को क्या हो गया था, वह बहुत उदास उदास से रहने लगी थी और हर टाइम किसी बात पर ताई से झगड़ा करती रहती थी। न जाने वो इतनी चिचड़ी क्यों हो गई थी। फिलहाल मैं तो अपनी खुशियों में मगन था। शादी की सारी रस्में हो जाने के बाद मैं अपनी दुल्हन को विदा करवा कर अपने घर ले आया था। मैं रिया का साथ पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि अब वह मेरे घर में आ गई थी। हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी की हसीन शुरुआत की थी। मैंने उसे अपनी मोहब्बत और अपनी दिल लगी के बारे में बताया तो उसे भी एहसास हो गया था कि मैं उसे कितना प्यार करता था, और फिर धीरे धीरे वह भी मेरी मोहब्बत में डूबती चली गई थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। रिया घर के सारे काम किया करती थी, मगर ना जाने क्यों ताई और प्रीति का मूड रिया की तरफ से बहुत खराब रहता था। ताई तो रिया से ठीक से बात भी नहीं करती थी, जबकि प्रीति अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। सारा टाइम वो अपने कमरे में रहती थी। एक दिन मुझे रिया ने बताया था कि प्रीति की तबीयत ठीक नहीं है। रिया के मुंह से यह बात सुनकर मुझे प्रीति के लिए परेशानी होने लगी, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए उसके कमरे में गया। सोचा कि उसके हालचाल पूछ लेता हूँ और अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाता हूँ। मैं प्रीति के कमरे में चला गया। वहाँ जाकर देखा तो प्रीति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। ऐसा लगता था जैसे वह ना जाने कब से रो रही है। मैंने उसे कहा था कि प्रीति, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों इतनी बीमार होती जा रही हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मेरी बात सुनकर प्रीति कहने लगी कि आज तुम्हें मेरे कमरे में आने की और मेरे हालचाल पूछने की फुर्सत मिल गई। मैंने कहा, मुझे तो फिर फुर्सत मिल गई है, मगर तुम तो मेरी शादी में भी नहीं गई थी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मुझे नींद आ रही है, तुम मेरे कमरे से जा सकते हो। उसकी ऐसी बेरुखी देखकर मैं चिढ़ गया था और फिर मैं उसे इग्नोर करते हुए कमरे से बाहर निकल आया था, क्योंकि मैं शुरू से ही ऐसा था। जो मुझे नखरे दिखाता था मैं उसे भाव नहीं देता था। रिया पूछने भी लगी थी कि प्रीति को डॉक्टर के यहाँ नहीं लेकर गए, तो मैंने कहा कि वह अपनी हालत की खुद जिम्मेदार है, क्या पता उसे क्या हो गया। उधर ताई सारा दिन अपनी बेटी के पास रहती थी। मेरी पत्नी के पास बैठना उनको पसंद नहीं था और ना ही उसके साथ वह कोई बातचीत की करती थी। रिया ने कभी भी मुझे प्रीति और ताई की शिकायत नहीं की थी, जबकि मैं खुद ही घर का माहौल देख लिया करता था। पता नहीं
वह दोनों ऐसा क्यों कर रही थी? एक तो मैं इस बात से परेशान था और दूसरी तरफ मुझे एक और परेशानी ने घेर लिया था। मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसके बारे में मैं किसी को भी कुछ नहीं बता सकता था। डॉक्टर ने कहा था कि तुम नामर्द हो और लगता है कि तुम कभी ठीक नहीं हो सकते। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे एक गहरा सदमा लगा था। इस बारे में मैंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया था। मैं नहीं चाहता था कि वह मेरी वजह से परेशान हो जाए या फिर मेरी इस बीमारी के बारे में सुनकर मुझे छोड़कर चली जाए, क्योंकि बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने पति की ऐसी बीमारी को सुनकर उसे बहुत जल्द घर छोड़कर चली जाती हैं। मैं अपनी इस बीमारी की वजह से बहुत ही परेशान रहने लगा था। रिया मुझसे पूछती भी थी कि आखिर आपको क्या हुआ है, क्यों इतना परेशान रहने लगे हैं। मैं उसे क्या बताता। मेरे लिए खामोश रहना ही बेहतर था और इसी तरह मैं धीरे धीरे उससे दूर होता गया, बहुत दूर हो गया। लेकिन हैरान इस बात की थी कि रिया ने कभी मुझसे इस बात के लिए कोई शिकायत नहीं की। मैं उसकी हिम्मत पर हैरान होता था कि वह भी मेरी मोहब्बत में इतनी पागल हो चुकी थी कि जैसा मैं कहता था वह वैसा ही कर लिया करती थी। मेरे आगे उसने कभी भी कोई सवाल नहीं किया था। वह कैसे सब्र कर सकती थी, कैसे इस तरह रह सकती थी। उसकी जगह अगर कोई और औरत होती तो जरूर इस बात पर हंगामा करती। आखिरकार पति पत्नी के हक में से मैं उसके हिस्से का हक पूरा नहीं कर पा रहा था, लेकिन वह फिर भी खामोश रहती थी। यह बात मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाली थी। मैंने उसे इस बारे में बताने का कई बार सोचा था, लेकिन हर बार मेरी गैरत सामने आ जाती थी और मैं शर्मिंदा होकर उसे कुछ भी नहीं बता पाता था। रात के टाइम पर जब हम दोनों कमरे में अकेले होते थे तो मैं उससे नज़रें नहीं मिला पाता था, इसीलिए दूसरे वाले कमरे में जाकर सोफे पर बैठे बैठे ही सो जाता था। कई दिन इसी तरह से गुजर चुके थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं अपनी इस बीमारी का क्या करूं। मैं डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी गया था, जिस पर डॉक्टर ने कहा था कि आप में नामर्दी की दवाइयाँ खाई हुई हैं। डॉक्टर की बात सुनकर तो मैं हैरान हो गया था। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो, मैंने तो कभी कोई ऐसी दवाई नहीं खाई है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी ऐसी कंडीशन नामर्दी की हैवी डोज लेने की वजह से हुई है, जिसको लगभग आप 1 डेढ़ महीने से खा रहे हो। आपका इलाज बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में 10 में से 7 लोग ही इस बीमारी से छुटकारा पाते हैं। मैंने कहा, डॉक्टर मुझे बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में 10 में से 7 लोग इस बीमारी से छुटकारा पाते हैं। मैंने कहा, डॉक्टर मुझे अपना इलाज करवाना है, आप मेरा इलाज शुरू कीजिए। डॉक्टर ने मेरे कहने पर मेरा इलाज तो शुरू कर दिया था, मगर मैं इसी सोच में था कि आखिर मैंने ऐसी दवाइयाँ कब और कैसे ली है। मैं तो इस बारे में खुद भी कुछ नहीं जानता था। मैं अपनी परेशानी दूर करने के लिए अपने एक दोस्त के पास चला गया था और उसे जब मैंने इस बारे में सब कुछ बताया तो वह कहने लगा कि ज़रूर तुम्हारे घर का ही कोई मेंबर तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। तुम खुद तो दवाई नहीं ले रहे हो, तो इसका मतलब कि तुम्हारे घर का ही कोई मेंबर तुम्हें खाने में दवाई मिलाकर दे रहा है। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर चौंक गया था। मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। भला मेरे घर का कोई मेंबर मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकता है? मुझे खाना तो मेरी पत्नी दिया करती थी, लेकिन मेरी पत्नी तो ज़्यादातर घर में ही रहती है। भला उसे यह दवाई कौन ला कर देगा? वह किसी से मिलती जुलती भी नहीं है। जब से मेरी शादी हुई है उसने घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकाला। मेरे दोस्त ने मुझे इतना तो हिंट दे दिया था कि ये सब कुछ मेरा कोई घर वाला ही कर रहा है, इसीलिए अब मैंने अपने घर वालों पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। मैंने अब बहाने बहाने से ताई और प्रीति से बातचीत करनी शुरू कर दी थी। मैं देख रहा था कि उन लोगों का बिहेवियर कैसा था मेरी पत्नी के साथ, मगर फिर भी मैं ज़बरदस्ती उन लोगों के साथ बातचीत कर रहा था, ताकि उन लोगों की बातचीत के अंदाज से मुझे पता चल सके कि मेरे साथ यह सब कौन कर रहा है। मैं अपनी पत्नी पर भी नज़र रखे हुआ था, मगर अपनी पत्नी पर मुझे किसी तरह का कोई शक नहीं हुआ था। एक दिन ताई प्रीति को डॉक्टर के यहाँ लेकर जा रही थी। जब मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आता हूँ, शाम तक तुम वापस आ जाना, मेरी बात पर वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। मैं उसे ताई और प्रीति के निकलते ही उसके घर छोड़ आया था और उसे मायके के दरवाजे से ही छोड़कर मैं जल्दी से घर वापस आ गया था। मैंने प्रीति के कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। मुझे प्रीति के कमरे में कुछ भी नहीं मिला था, क्योंकि सबसे ज़्यादा शक मुझे प्रीति पर था। वह मेरी शादी से खुश नहीं थी। फिर मैं ताई के कमरे की तरफ चला गया और उनके कमरे की भी पूरी तरह से तलाशी ले ली। वहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं मिला था।
मैंने सोचा कि एक बार मुझे अपने कमरे की भी तलाशी ले लेनी चाहिए। वैसे तो मुझे रिया पर शक नहीं था, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए मैंने रिया की कबर्ड और उसके कुछ ज़रूरी सामान की तलाशी ले ली। मुझे उसके सामान में भी ऐसी कोई भी सी दवाई नहीं मिली थी। फिर मैं थक कर किचन में ठंडा पानी पीने के लिए आ गया था। मैंने जैसे ही शीशे के गिलास में पानी पिया और पानी के लिए उसे हाथ में लिया तो शीशे का गिलास फिसल कर मेरे हाथ से ज़मीन पर गिर गया था और वह टूट गया था। पानी पीने के लिए मुझे दूसरे गिलास की ज़रूरत थी, जो मुझे किचन में कहीं पर नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने गिलास को ढूंढने के लिए एक दो कबर्ड खोल कर देखी थी। मैं ज़्यादा किचन में आता जाता नहीं था, इसलिए मुझे किचन के बर्तनों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन अगला कबर्ड खोलने पर मुझे जो दिखाई दिया उसने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। कबर्ड में एक साइड को दवाइयों के कुछ रैपर्स रखे हुए थे। मैं उन दवाइयों को लेकर अपने कमरे में आ गया था और मैंने देखा तो हैरान रह गया। अच्छा, तो ये दवाई खिलाई जा रही है, मगर अभी भी मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये दवाइयाँ घर में कौन लेकर आया है, क्योंकि किचन में ज़्यादातर काम मेरी पत्नी और ताई का ही होता था। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह पहेली तो सुलझाने के बजाय और ज़्यादा उलझती जा रही थी। मैंने जल्दी से किचन में जाकर टूटे हुए गिलास के टुकड़े भी डस्टबिन में फेंक दिए थे। थोड़ी देर के बाद ताई और प्रीति डॉक्टर के यहाँ से आ गई थी, जबकि रात के टाइम पर मेरी पत्नी भी घर आ चुकी थी। अगले दिन मैं ऑफिस नहीं गया था। जो दवाई थी वह मैंने अपने पास रख ली थी। अब मुझे यह देखना था कि किचन के अंदर इस दवाई को तलाश कौन करता है। मैंने देखा कि मेरी पत्नी जब किचन के अंदर गई तो वह नॉर्मल तरीके से अपना काम करती रही और अपना काम हो जाने के बाद वह किचन से बाहर निकल आई थी। मेरी नज़रें किचन पर ही टिकी हुई थी। दोपहर के खाने का टाइम हो गया था। सुबह का नाश्ता मैंने घर के बाहर किया था। अपनी पत्नी से भी नाश्ता करने के लिए मैंने मना कर दिया था और ज़्यादा खाना ताई ही बनाया करती थी। मेरी पत्नी घर के बाकी काम किया करती थी। जब ताई किचन के अंदर गई तो मैंने उन पर नज़र रखी, मगर यह देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि ताई किचन की तलाशी ले रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रही थी। मैं समझ गया था कि ताई जरूर उसी दवाई को तलाश कर रही हैं। ताई के चेहरे पर पसीना आने लगा था और वह बार बार इस कबर्ड में जहाँ पर मुझे दवाई रखी हुई मिली थी वहाँ पर तलाशी ले रही थी और उनके चेहरे पर एक अजीब से एक्सप्रेशन थे। उसी समय मैं किचन में चला गया और ताई से कहने लगा कि ऐसा लगता है ताई आप कुछ तलाश कर रही हैं। मेरी बात सुनकर अचानक से ताई शॉक्ड रह गई थी और कहने लगी कि नहीं, मैं तो खाना बना रही हूँ। मैंने कहा, कहीं आप यह दवाई तो नहीं ढूंढ रही? ताई ने हैरानी से मुझे पलट कर देखा था और जैसे उनकी नज़र मेरे हाथों पर गई तो उनके होश उड़ गए थे। उन्होंने कहा, कैसी दवाई? मैं तो कुछ भी नहीं तलाश कर रही। मैंने कहा, ताई आपके चेहरे से साफ नज़र आ रहा है, आप झूठ बोल रही हैं। ताई कहने लगी कि तुम्हारा क्या मतलब है? मैं किचन में खाना बना रही हूँ, मुझे मिर्ची का डिब्बा नहीं मिल रहा, बस वही तलाश कर रही थी। मैंने कहा, मिर्ची का डब्बा तो आपके ठीक सामने ही रखा हुआ है, तो फिर आप कौन सी मिर्ची का डब्बा ढूंढ रही हैं? मेरी बात पर ताई ने कोई जवाब नहीं दिया था, जबकि उनका चेहरा मेरे सवालों पर पीला पड़ चुका था। मेरी आंखों में खून खौल उठा था। मैंने ताई से कहा, मैं तो आपको अपनी माँ समान समझता था, आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझसे ऐसी भी क्या गलती हो गई थी जो आप मुझे नाबर्द बनाने पर तैयार हो गई? मेरी बात पहले तो ताई सुनती ही रही और फिर थोड़ी देर के बाद उनका गुस्सा हाई हो गया था। वह कहने लगी कि तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं थी? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं चाहती थी कि अपनी प्रीति की शादी तुम्हारे साथ करवा दूंगी। इस तरह मेरी बेटी तुम्हारी पत्नी भी बन जाएगी और इस घर में भी रहेगी। तुम हमारे घर के बच्चे हो, उसका बहुत ख्याल रखोगे, मगर तुमने मेरी बेटी का फ़ायदा उठाया। तुमने उसके ही सामने इस घर में दूसरी लड़की को लाकर बिठा दिया। मेरी बेटी तुमसे प्यार करती थी। क्या ही हो जाता अगर तुम मेरी विकलांग बेटी को एक्सेप्ट कर लेते। सारे ज़माने ने उसे ठुकरा दिया था, मगर मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम उससे शादी ज़रूर करोगे। आखिर बचपन से लेकर अब तक मैंने और तुम्हारी ताया तुम्हारी परवरिश की है। क्या तुम मेरे और मेरी बेटी के लिए इतना नहीं कर सकते थे? मैं तुम्हारी अपनी बेटी के साथ शादी करवाकर अपनी बेटी को तुम्हारे साथ खुश देखना चाहती थी, मगर जिस दिन से तुमने इस लड़की के साथ शादी की है वह बीमार रहने लगी है। वह पहले से ही विकलांग है, ऊपर से तुम्हारी शादी ने उसे और ज़्यादा बीमार भी बना दिया। मेरी बेटी दिन रात रोती रहती है। दुनिया ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, मगर उसे उम्मीद थी कि तुम उसे एक्सेप्ट ज़रूर करोगे। यही वजह है कि मैं और मेरी बेटी तुम्हारी पत्नी को पसंद नहीं करते। मैं तुम्हारे कहने पर इस लड़की को इस घर की बहू बनाकर तो ले आई, मगर मैंने इसे दिल से एक्सेप्ट नहीं किया।
अपनी बेटी का बदला लेने के लिए मैंने तुम्हें खाने में नामर्दी की दवाई देना शुरू कर दी, ताकि तुम नामर्द बनकर रहो और अपनी बीवी से दूर रहो। जिस तरह तुमने मेरी बेटी को खुद से दूर कर दिया है, इस तरह तुम भी अपनी मोहब्बत से दूर रहो और तुम्हें भी कोई खुशी नसीब ना हो। तुमने हमारी सारी ज़िंदगी की परवरिश का यह सिला दिया। मेरी बेटी बचपन से अपनी आंखों से तुम्हारे सपने सजाए बैठी है, मगर तुमने उसके सारे सपनों को तोड़ दिया। यह बात कहकर ताई फूट फूट कर रोने लगी थी। ताई की बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि उनके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत भरी हुई थी। उन्होंने मेरे साथ यह सब कुछ किया। प्रीति मुझसे प्यार करती थी, यह बात तो मैं कभी समझ ही नहीं पाया था। मुझे ऐसा ज़रूर लगता था कि वह मेरे करीब आने की कोशिश करती है। मुझे प्रीति से कभी प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग आई ही नहीं थी। मैं तो उसे अपनी बहन मानता था। कभी मैंने उसके बारे में कुछ ऐसा वैसा सोचा ही नहीं था। लेकिन मैं जिसे पसंद करता था, शादी भी उसी से करना चाहता था। ताई ने बदले की आग में मेरे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। उनकी दवाइयों की वजह से मैं नामर्द हो गया था। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि जिसकी उन्होंने सारी ज़िंदगी माँ बनकर परवरिश की, वो उसके साथ कितना बड़ा बदला लेने जा रही हैं। ताई की बातों का मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। वह रो रही थी। मैंने उनको तसल्ली भी नहीं दी थी, मगर जैसे ही मैं पलटा तो यह देखकर मैं दंग रह गया था कि किचन के दरवाजे पर खड़ी हुई मेरी पत्नी हम दोनों की सारी बातें सुन चुकी थी। मुझसे खुद की नज़रें मिलते हुए देखकर वह कमरे में चली गई थी। मैं भी उसके पीछे पीछे गया और उससे बात करने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे बताया कि मैंने तुमसे यह बात छुपाई है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मेरी पत्नी कहने लगी कि कोई बात नहीं, आपको अपना इलाज करवाना चाहिए। मुझे तो सिर्फ आपसे मोहब्बत है। मैं आपके साथ किसी भी हाल में रहने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे आपका प्यार और साथ चाहिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैंने एक गहरी सांस भरी थी, क्योंकि उसकी तरफ से मुझे तसल्ली हो गई थी कि वह मेरे लिए एक अच्छी और मोहब्बत करने वाली पत्नी साबित हुई थी। मगर मैं ताई को इस गलती के लिए माफ़ नहीं कर सकता था। कई दिनों तक मैं ताई से बहुत नाराज़ रहा था और प्रीति के कमरे में भी नहीं गया था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरी सच्चाई जानने के बावजूद भी वह मेरे साथ अच्छे तरीके से रहती थी। एक दिन हमारे यहाँ प्रीति के लिए एक अमीर परिवार से रिश्ता आया था। उन लोगों ने खुद ताई से प्रीति के रिश्ते की बात की थी। उन लोगों का कहना था कि उन्हें सिर्फ लड़की से मतलब है। ऐसा इसलिए था क्योंकि लड़का भी एक टांग से विकलांग था और अमीर होने के बावजूद भी उन्हें अपने बेटे के लिए कहीं रिश्ता नहीं मिल रहा था। किसी ने उन्हें प्रीति के बारे में बताया तो वह लोग रिश्ता लेकर हमारे घर तक पहुंच गए थे। जब ताई ने लड़के की फ़ोटो देखी और लड़की के पूरे परिवार के बारे में उन्हें पता चला तो ताई इस रिश्ते के लिए बहुत खुश हुई थी। ताई ने इस रिश्ते के लिए प्रीति को मना लिया था और इस तरह प्रीति की शादी एक अच्छे और अमीर परिवार में हो गई थी। ताई ने अपने किए कि मुझसे माफ़ी मांग ली थी और ताई मेरी बड़ी थी, मेरी माँ की जगह थी, इसलिए मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। 2 साल इसी तरह से गुजर गए थे। मेरा इलाज अभी भी डॉक्टर से चल रहा था। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के लास्ट मोमेंट पर मुझे कुछ टेस्ट लिख कर दिए थे। मैंने जब वह टेस्ट करवाए तो सारे ही टेस्ट नॉर्मल आए थे और कुछ समय बाद मेरी पत्नी भी प्रेग्नेंट हो गई थी। इस खबर को सुनकर मैं फूला नहीं समा रहा था। ताई भी मेरी पत्नी के साथ अब ठीक हो गई थी। सारी पुरानी बातें वह भूल गई थी और उन्होंने मुझे भी पुरानी बातों को भूलने के लिए कहा था। पिछला वक्त मेरे लिए कठिन तो गुजरा था, मगर अब इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद मैं पुरानी बातों को खुद ही भूल गया था और अपने आने वाली ज़िंदगी की शुरुआत की थी। रिया 9 महीने बाद एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। मेरे बेटे के जन्म पर प्रीति और प्रिया भी आई थी। प्रीति को अपने हस्बैंड के साथ खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी और इस तरह हम सब लोगों ने अपने अपने घर बसा लिए थे। हम सब लोग अपने अपने परिवार में बहुत खुश रह रहे थे। जो कुछ भी हुआ था वह ताई ने बदले की आग में किया था। बदले की आग में इंसान को कभी भी खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। बदला लेने से पहले उसे यह ज़रूर देख लेना चाहिए कि हम बदला लेने के चक्कर में अगर सामने वाले को तकलीफ़ दे रहे हैं तो याद रहे कि वही तकलीफ़ पलट कर हमें ज़रूर मिलती है। इसीलिए बदला लेने के चक्कर में अपने आप को गुनाह में शामिल ना करें। सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दें, वह सबके लिए फैसले करने वाला है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।